इस लेक्चर में हम जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, जो अभी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये एक पोस्ट का नाम है जी, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम जेएलएन और आईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं जी। ये इन्होंने थर्ड जॉइंट लॉजिस्टिक नोड को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। कहाँ पे? मुंबई में। मतलब एक ये स्टोर की तरह है जी, स्टोर खोला है जॉइंट लॉजिस्टिक नोड मुंबई में। इससे पहले दो और हैं जी, एक गुवाहाटी में और एक पोर्ट ब्लेयर में। मतलब टोटल कितने? 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोड हो गए जी हमारे इंडिया में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, और इनमें क्या मिलता है? देखो जी, एक तरह से स्टोर हाउस है। इसमें जो आर्म फोर्स को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जैसे हमारी मिलिट्री है, नेवी हो गई जी, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है एक ही जगह पे तीनों के, मतलब जैसे मान लो जी, आर्मी को अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयरफोर्स को अलग चीज़ों की, नेवी को अलग, समुद्र से रिलेटेड कुछ भी मान लो चाहिए लड़ने के लिए या कुछ भी चाहिए जी जनरल स्टोर की तरह, तो उन तीनों की जितनी भी नीड है एक जगह पे फुलफिल की जा सके, ऐसे जंक्शन है जी, नोड है ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड। इस पे जी आर्म फोर्स सारे अपने स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन मतलब हथियार, वीपन्स वगैरह यहाँ पे एक जगह मिल सकते हैं। राशन चाहिए जी उनको, या फ्यूल चाहिए, ईंधन, या जनरल स्टोर की तरह जी कुछ भी सामान खरीदना चाहो यहाँ पे, मतलब लेना चाहो, आज जो भी चाहिए जी मिलिट्री को, सिविल हायर्स ट्रांसपोर्ट वगैरह, एविएशन क्लोथिंग चाहिए, या स्पेयर पार्ट्स और इंजीनियरिंग सपोर्ट वगैरह, सब कुछ एक ही जगह सिनर्जाइज किए जाते हैं इन जंक्शन पे, नोड पे। तो ये है जी ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड। इसके एडवांटेज ये हैं जी, इससे क्या है, मैन पावर सेविंग होती है जी। जब अलग अलग मान लो जी अलग अलग ये नोड खुलेंगे, आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग, तो सब में क्या है जी, अलग अलग से मैन पावर की ज़रूरत होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो इससे मैन पावर सेविंग होगी। इसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं जी, उनकी इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन हो सकेगा, मतलब अच्छे से हम उनको यूज कर सकेंगे, और फाइनेंशियल सेविंग हो सकेगी जी, इससे काफ़ी ज़्यादा मनी सेविंग होगी। नेक्स्ट क्या है जी, जो ये जॉइंट लॉजिस्टिक नोड है जी, ये एक प्रीकसर की तरह काम करते हैं जी जॉइंट लॉजिस्टिक कमांड। इसका मतलब है जी, जॉइंट लॉजिस्टिक कमांड का मतलब है लड़ने वाली एक, जैसे मान लो जी यूनिट, लड़ने वाली यूनिट जिसमें तीनों जो सेना है जी हमारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों से एक मिलकर एक कमांड बनाई जाए, जिसे इंटीग्रेटेड थिएटर भी बोल सकते हैं। और इस इंटीग्रेटेड थिएटर को एस्टेब्लिश करके बना के एक तरह से जॉइंटनेस अचीव की जा सकती है, जिससे मिलिट्री के जो रिसोर्स हैं फ्यूचर में बैटल के लिए, लड़ाई के लिए अच्छे से यूज किए जा सकते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के वजह से। अब ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या? देखो जी, ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये समझ लो जो हमारी अलग अलग 3 सेना है, नेवी यानी कि नौसेना, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, और आर्मी यानी कि थल सेना, इन तीनों से जी पर्सनल, मतलब इनसे जो भी सोल्जर हैं जी, सोल्जर तीनों सेनाओं से ले जाए और एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाई जाए। मतलब ऐसी कमांड जी जिनमें तीनों सेनाएं से सोल्जर होंगे, सैनिक होंगे, और कभी बैटल लड़नी है जी किसी देश से, मतलब कोई लड़ाई लड़नी है, लड़ाई होगी मान लो जी पाकिस्तान के साथ, तो तीनों सेना एक साथ कमांड बनी हुई है, ये आईटीसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, और ये जाके लड़ेगी। समझे? जैसे अभी मान लो जी युद्ध होता है, तो आर्मी की अलग कमांड होती है, जाके लड़ती यूनिट होती है, उसमें आर्मी के सोल्जर होते हैं। अगर इन्हें हेल्प चाहिए एयरफोर्स से या नेवी से, तो एयरफोर्स नेवी को बुलाते हैं जी, तब जाके हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये कमांड इंटीग्रेटेड होगी जी, कोई ऐसी कमांड जिनमें तीनों सेनाओं से होंगे, इनके पास सारी कैपेबिलिटी होगी जी। एयरफोर्स के कमांडर जो होते हैं जी, अलग से सोल्जर होते हैं, उनके पास अलग से कैपेबिलिटी होगी कि कैसे लड़ा जा सकता है एयरफोर्स के जरिए। आर्मी वालों को अलग से एक्सपीरियंस होगा जी, और नेवी वालों को अलग से। तो तीनों अगर एक साथ आएंगे तो ये क्या जी, सेना अच्छे से बैटल को जीत भी सकती है और अच्छे से हैंडल कर सकती है कोई भी सिचुएशन को। तो सिक्योरिटी कंसर्न, जो भी स्ट्रेटजिक कंसर्न है, उनको हैंडल किया जा सकता है। तो एक सिंगल कमांडर के अंडर ये सर्विस होंगे जी, 3 सर्विस से पर्सनल लिए जाएंगे और एक सिंगल कमांडर के अंडर होंगे। मतलब इन्हें जो कमांड करेगा, मान लो इंटीग्रेटेड जो कमांड है जी, थिएटर कमांड, इसमें जितने भी सोल्जर होंगे, एक सेना से किसी से भी, चाहे तो मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री में नेवी का, एयरफोर्स का या आर्मी से कमांडर होंगे जी। कमांडर एक रैंक है जी। वो कमांडर क्या करेंगे जी, इन्हें आदेश देंगे, जो आईटीसी है इसके जो सोल्जर होंगे, एक ही होंगे इसके कमांडर, जो आदेश देंगे उसके आदेश पे लड़ेगी जहाँ लड़ना है। ये कमांडर जो होगा जी, सच फोर्स, ये एबल होगा ताकि जो रिसोर्सेज हैं जी आर्मी, नेवी और इंडियन फोर्स के, उनको अच्छे से यूज किया जा सके, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन किया जा सके। इंटीग्रेटेड कमांड है जी, ये इंडिविजुअल सर्विस के लिए जी आंसरेबल नहीं होगी। मतलब जैसे मान लो जी, अभी जैसे कमांड है हमारे यहाँ पे इंडिया में, नेवी की अलग, आर्मी की अलग, एयरफोर्स की अलग, इनके अलग अलग यूनिट होती हैं। कुछ यूनिट
मतलब कुछ सोल्जर होते हैं जिनमें, उसको यूनिट बोलते हैं। अब वो किसी आर्मी की है तो आर्मी के कमांडर के नीचे काम करेगी, नेवी की है तो नेवी के कमांडर के नीचे काम करेगी जी, और एयरफोर्स के तो एयरफोर्स का कमांडर है, वो उन्हें कुछ भी ऑर्डर देगा जी, उसके ऑर्डर पर काम करेंगी। लेकिन ये इंटीग्रेटेड ये थिएटर कमांड है, ये किसी एक के नहीं होगी, इन तीनों में से एक कमांडर चुन लिया जाएगा और वो उसके अंडर काम करेंगे जी, समझे। किसी इंडिविजुअल सर्विस के अंडर काम नहीं करेंगी ये, कि नेवी के अंडर या आर्मी या एयरफोर्स के अंडर काम नहीं करेगी ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इससे क्या होगा जी, जो रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होता है जी, उसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे रिसोर्सेज अलग अलग सेना के लिए अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग तरह से उनको एक साथ अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है रिसोर्सेज का। और क्या फ़ायदा होगा जी इससे, एक फ़ायदा ये होगा जी, जो भी सर्विस होंगी जी, ये पता चल चुकेगा कि कितनी सर्विस किसके पास है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन होगा जी जब तीनों सेनाओं का, तो कितने रिसोर्सेज किसके पास हैं, कितनी मतलब वीपन्स है। रिसोर्सेज का मतलब है जी संसाधन, वीपन्स, हथियार, गोला बारूद कितना किसके पास है, कितना बैटल टैंक किसके पास है, कितनी मतलब लड़ाकू विमान किसके पास है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे रिसोर्सेज की जानकारी होगी। इससे कोहेसन स्ट्रेंथनिंग होगा जी, बढ़ेगा। कोहेसन का मतलब तीनों सेनाओं के बीच में मेल मिलाप बढ़ेगा जी, मजबूत होगा। ये जो रिकमेंड किया था जी ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, ये सैकेतकर कमेटी है एक, ये कमेटी बैठी थी जी जिसने कहा था कि ऐसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाए जी इंडिया में, क्योंकि और भी देशों में जी, यूएस वगैरह में ऐसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैं जो एक साथ तीनों सेनाओं मिलके कोई बैटल लड़ती हैं उनके देश में। तो ऐसी 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने को सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी सैकेतकर कमेटी ने। एक जी नॉर्थ इंडिया के लिए जो चाइना बॉर्डर पे होगी, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगी जी वेस्टर्न इंडिया में जो पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहेगी, एक रहेगी जी मैरीटाइम रोल के लिए, मतलब समुद्र में जो पेनिनसुला जी हमारा इंडियन पेनिनसुला, इस पार्ट के लिए एक थिएटर कमांड रहेगी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो 3 कमांड इसने दी थी, सिफारिश की थी इस कमेटी ने। प्रेजेंटली कोई ट्राई सर्विस कमांड है जी, ऐसी कमांड जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, तीनों सेनाओं से मिलकर सोल्जर काम करेंगे, क्या ऐसी कोई सर्विस है? हाँ जी है, उसका नाम है ट्राई सर्विस कमांड। ये अंडमान निकोबार में है जी, उसे अंडमान निकोबार कमांड बोलते हैं, समझे। वो एक थिएटर कमांड है, इसमें तीनों सर्विस के वो जी, तीनों सर्विस से आर्मी, नेवी और आपके एयरफोर्स, तीनों सेनाओं से है जी इसमें, समझ गए। और इसमें लेकिन एक चीज़ है, जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगी, वो क्या होगा जी, उसमें एक ही कमांडर होगा जो डायरेक्ट करेगा। लेकिन इसको जो डायरेक्ट कौन करता है जी, ऑर्डर कौन देता है, जो ट्राई सर्विस कमांड है, और जो ये थिएटर कमांड होगी जी ट्राई सर्विस कमांड, इसको कौन डायरेक्शन देता है, कौन ऑर्डर देता है? तीनों जो सर्विस है ना हमारी, कौन कौन सी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो चीफ होते हैं जी, चीफ, वो बारी बारी से उनकी रोटेशन से इनको कमांड देते हैं जी। मतलब एक बार जी आर्मी के चीफ देंगे, एक बार नेवी के और एक बार एयरफोर्स के, ये तीनों बारी बारी से इनको कमांड देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, उनके इशारे पे काम करती हैं जी। ये जो अंडमान निकोबार के लिए ये थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, ये 2001 में बनाई गई थी जी अंडमान निकोबार के लिए। किस लिए? ताकि इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके, मतलब सेफ गार्ड किया जा सके, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और जो स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है जी, कहाँ पे, जो मलेशिया है ना, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है जी, ये साउथ चाइना सी है जी, और ये आपका इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल है जो इसको कनेक्ट करती है, स्टेट ऑफ मलक्का। ये स्टेट ऑफ मलक्का में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जी, ये ट्राई सर्विस कमांड है जो यहाँ पे। ये एक स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड भी क्रिएट की गई जी 2006 में, ये भी ट्राई सर्विस कमांड है जी, फंक्शनल है। ये क्या काम करती है? ये जो न्यूक्लियर असेट है हमारी कंट्री की, मतलब नाभिकीय असेट है, संपत्ति है, जैसे नाभिकीय बम हो गए जी, एटम बम है जो हमारे पास, उनकी क्या है जी, डिलीवरी और ऑपरेशन कंट्रोल इसके पास है, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के पास। ये भी ट्राई सर्विस कमांड है जी, मतलब तीनों सेनाओं से इसमें सोल्जर लिए गए, उनसे एक कमांड बनाई गई है, ये स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड 2006 में बनाई गई थी। ये इसका काम सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियर असेट हैं जो बम वगैरह, उनको डिलीवरी करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना, या ऑपरेशन कंट्रोल उनका इनके हाथ में बस। अब नेक्स्ट आता है जी हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो पोस्ट है जी, इसमें जो 4 स्टार जनरल होते हैं किसी में भी, आर्मी, नेवी या आपके हो गए जी एयरफोर्स, इनमें से 4 स्टार जनरल, या फिर ये पोस्ट इक्वलेंट होती है जी सर्विस चीफ के, मतलब एक पोस्ट का नाम है जी सर्विस चीफ, उसके इक्वलेंट होती है, उसके रैंक का अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर सकती है जी गवर्नमेंट। ये जो रिटायरमेंट एज है जी इसकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इसकी 65 ईयर है, मतलब 65 साल में रिटायर होंगे। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ होते हैं ना जी, ये आर्मी हो गई जी, ये नेवी हो गई और ये आपकी एयरफोर्स हो गई,
इनके जो चीफ हैं वो 62 ईयर में रिटायर होते हैं जी, 62 साल में। उससे 3 साल ज़्यादा है इसकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। जैसे अभी आर्मी के डायरेक्टर जनरल थे जी, आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट का नाम होता है जी डायरेक्टर जनरल, मतलब आर्मी के जो चीफ होते हैं। और नेवी में जो चीफ होते हैं जी, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसे बोलते हैं वाइस एडमायरल। वाइस एडमायरल ये चीफ होते हैं जी नेवी के। और जो एयरफोर्स में सबसे बड़ी पोस्ट है जी, सबसे बड़ा पद, उसे बोलते हैं जी एयर मार्शल, मतलब एयरफोर्स के चीफ है जो होते हैं जी, उसे बोलते हैं एयर मार्शल। एयर मार्शल। तो ये अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो जनरल बिपिन रावत हैं। वो डायरेक्टर जनरल थे जी आर्मी के, पहले रिटायर हो गए थे, उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। तो ये 65 ईयर या 3 ईयर के लिए होता है जी इनका टेन्योर। जो भी पहले आ जाए, 3 साल पहले हो जाए तो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, या 65 ईयर पहले आ जाए तो रिटायर हो जाएंगे। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है जी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, और इस कैबिनेट कमेटी को हेड कौन करता है जी? खुद बॉस। बॉस कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी इसे हेड करते हैं जी, मतलब चीफ होते हैं इस कमेटी के। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ये अपॉइंट करती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। ये पोस्ट है जी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये क्या है, कब इसका सजेशन दिया गया है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होनी चाहिए? ये जी 1999 में, 1999 कारगिल वार हुआ। कारगिल आपको पता है ना कहाँ पे? कारगिल है जी, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पास ये कारगिल जगह है। ये कारगिल में जी कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने हमला कर दिया था 1919 में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ जी, बैटल लड़ाई हुई 1999 में, 1999 में। उसे ही बोलते हैं जी कारगिल वार। कारगिल में आके जी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इंडिया के सोल्जर ने बहादुरी दिखाते हुए कारगिल से खदेड़ दिए पाकिस्तानी, और यहाँ पे दोबारा से कारगिल को अपने कब्जे में ले लिया। तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि जो हमारी फोर्स हैं तीनों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला जी। एक दूसरे के में आपस में कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे की सहायता करने में। आर्मी सिर्फ लड़ रही थी, नेवी एयरफोर्स अपना अलग इनका सिस्टम होता है। तो यही इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इन तीनों के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो ये सब एक जगह जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए ये सीट बनाई गई जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बना दी, पद बना दिया। इसके बाद 1919 के बाद 2000 में एक कमेटी बैठी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी। इसने सजेशन दिए थे, इस सिफारिश की थी कि ऐसी पोस्ट बनाई जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। इसका रोल क्या है जी? फंक्शन क्या है? 2 ही फंक्शन है इसके। फर्स्ट रोल ये है कि ये एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करती है डिफेंस मिनिस्टर को, मतलब तीनों सर्विस की सारी नॉलेज होती है जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। और डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे रक्षा मंत्रालय होते हैं उनको एडवाइस देती है जी। ये चीफ ऑफ डिफेंस है ना, ये एडवाइस देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, एज ए मिलिट्री एडवाइजर काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए। सेकेंड रोल क्या है जी इसका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का? सेकेंड रोल ये जी, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, इसको लीड करते हैं जी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके लीडर होते हैं जी, ये मान लो आप, डिपार्टमेंट के नेतृत्व करते हैं इसका, ताकि तीनों सर्विस से डीलिंग की जा सके। जो 3 सर्विस है जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी सेटअप की जा सके। सिनर्जी मतलब आपस में हारमनी, तीनों के बीच में सारी जानकारी हो जी। तो इस तरह से ये काम करती है CDS। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी बस।